हीट ट्रांसफर, देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कि किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमने हीट दिया, उसको गर्म किया। अब एक्चुअल में वो प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे गर्म किया जाता है या कैसे हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हीट ट्रांसफर कहां हो सकता है। तो हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक तरफ गर्म है, एक तरफ ठंडा है। गर्म होने का मतलब क्या है, वहां के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और ठंडा होने का मतलब है वहां के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर स्पॉन्टेनियसली होता है। ठीक है, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। वन इज थर्मल कंडक्शन, other is convection, and third mode is thermal radiation. एक एक करके तीनों को इलेबोरेट करूंगा मैं। अभी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल एक रॉड है, किसी मेटल की रॉड, ठीक है, एक तरफ उसके एक कैंडल रख देते हैं। ठीक है, ये कैंडल जल रही है, जलती हुई कैंडल इस तरफ रख देते हैं, और इस तरफ मान लो आपने आइस का ब्लॉक रख दिया। तो इस तरफ का हिस्सा गर्म हो जाएगा और इस तरफ का हिस्सा ठंडा है। हम देखेंगे कुछ समय के बाद ये रॉड भी गर्म हो जाएगी और अल्टीमेटली हीट इस आइस तक पहुंचेगी और आइस पिघलने लगेगी। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर इस एंड से उस तरफ होगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम थर्मल कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे होता है। ये हिस्सा गर्म है, ये ठंडा है। जो रॉड है वो एक मीडियम हो गया, तो पहले मीडियम गर्म होगा और उसके बाद हीट का ट्रांसफर होगा उस तरफ, इसको हम थर्मल कंडक्शन कहेंगे। कन्वेक्शन का एग्जांपल है, समझना। एक बाउल में पानी भरा है, इसको आप गर्म कर रहे हो, तो गैस बर्नर के ऊपर इसको रख दिया, तो जो फ्लेम है गैस की, वो फ्लेम वेसल के नीचे निचले हिस्से को गर्म करती, और वेसल का जो निचला हिस्सा है वो पानी की सबसे नीचे वाली लेयर को गर्म करेगा। ठीक है, तो नीचे वाली जब लेयर गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। ऊपर जो ठंडा पानी है वो भारी होने के कारण नीचे आएगा, नीचे सेट हो जाएगा, फिर वो गर्म होगा, हल्का हो जाएगा, हल्का होने के कारण ऊपर जाएगा और भारी पानी नीचे आएगा। इस तरह से सर्कुलेशन बनता है, करंट बनता है, उस करंट के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहेंगे। इस तरह का करंट यहां नहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं। और जो थर्ड मोड है दैट इज थर्मल रेडिएशन। ठीक है, उसके थ्रू अर्थ को मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी मिल रही है, दैट इज सोलर रेडिएशन। सन जो है वो हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पर है, और अर्थ और सन के बीच में स्पेस है, मतलब वैक्यूम, खाली जगह है, कुछ भी नहीं है। तो वहां से हीट यहां तक आ रही है या नहीं, लाइट यहां तक आ रही है या नहीं। ठीक है, और उस सन के कारण यहां तक गर्मी पहुंच रही है, तो वो हीट किस माध्यम से, किस मोड से आ रही होगी। तो एक्चुअल में जो सन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास फोटोन होते हैं, दैट इज एनर्जी पैकेट। वो एनर्जी पैकेट वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए अर्थ तक पहुंचते हैं और उस तरह से हीट का डिलीवरी होता है। दैट इज थर्मल रेडिएशन और हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। So these are the three modes or ways by which heat is transferred from one point to another point. ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं।
पहले में कंसीडर करते हैं थर्मल कंडक्शन। देखो समझना है इसकी प्रोसेस। समझ लो ये कोई मेटल का ब्लॉक है, ठीक है, मेटल का ब्लॉक है। मेटल के इस ब्लॉक का इस तरफ का हिस्सा आप गर्म कर देते हो और इस तरफ का हिस्सा जो है ये ठंडा है, ठीक। तो गर्म होने का मतलब क्या है कि यहां की जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और ये हिस्सा ठंडा है, मतलब यहां एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब होगा क्या, देखो ये मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये पास वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, कोलिजन होगा, ठीक है। ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन इनका वाइब्रेशन कम है। जब कोलिजन होगा तो ऑन एन एवरेज हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी लूज करेंगे और आगे की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। इनके पास ज्यादा एनर्जी है, इधर एनर्जी कम है, जब वो टकराएंगे तो ऑन एन एवरेज जो लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी को रिसीव करेंगे। तो उन्होंने एनर्जी को रिसीव किया तो अब वो भी और तेजी से ऑसिलेट करेंगे, उनका ऑसिलेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो आगे वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, उधर वाले मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन कम है, तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर आगे की तरफ होगा, फिर वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे एंड फाइनली जो एनर्जी है वो इस कोल्ड रीजन में रिसीव होगा। तो हो क्या रहा है समझना, जो गर्म हिस्सा है उसने अपनी एनर्जी को दे दिया आगे की तरफ, आगे का हिस्सा गर्म हो जाएगा एनर्जी रिसीव करने के कारण, गर्म होगा तो वहां के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फिर वो आगे वाले हिस्से ठंडे हिस्से को एनर्जी पहुंचाएंगे, वो भी गर्म हो जाएगा, फिर वो आगे पहुंचाएगा। तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज डिफरेंस इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी and during collision on an average energy is transferred from hot region to cold region. In this way heat is conducted from one point to another point. तो इस तरह की प्रोसेस में मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम की ये प्रोसेस हो नहीं सकती, ठीक है। कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। दूसरी बात, जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो पहले गर्म होता है क्योंकि वो एनर्जी रिसीव करेगा तो पहले उसको गर्म होना पड़ेगा। जब वो गर्म हो जाता है तभी उसके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, तभी वो आगे डिलीवर कर सकता है। तो जहां भी कंडक्शन होगा वहां का मीडियम पहले गर्म होगा और गर्म होने के बाद वो मीडियम एक तरह से एक ट्रांसमिशन का रोल प्ले करेगा, उसके थ्रू हीट का ट्रांसमिशन चलता जाएगा। अब कैसे चलेगा वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक। तो यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर है ये मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण हो रही है, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल लिया रॉड वाला, कि रॉड को आप कैंडल से एक तरफ गर्म कर रहे हो और इस तरफ आइस रखी है, गर्म होने के कारण इधर ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स टकराएंगे आगे की तरफ, इन मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी आ जाएगी, फिर वो आगे डिलीवर करेंगे। इस तरह से हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आप लिख लो इस चीज को, इन द थर्मल कंडक्शन, इन द थर्मल कंडक्शन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू collision of molecules, from one point to another point through collision of molecules. In the conduction, first medium gets heated. In the conduction, first medium gets heated and then it acts as a transmission channel,
फॉर हीट ट्रांसफर, ट्रांसमिशन चैनल फॉर हीट ट्रांसफर। ठीक है, सबसे पहली बात, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की जरूरत है, बीच में मीडियम की जरूरत है। वैक्यूम में कंडक्शन नहीं पॉसिबल, ठीक है ना, तो कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। और दूसरी बात, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ मीडियम टू कंडक्ट हीट एट फास्ट रेट, तो कंडक्टिविटी वुड बी ग्रेटर इफ देयर इज मोर पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम। पैकिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स। कोलिजन फास्ट है तो एनर्जी का ट्रांसफर भी फास्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैस। तो थर्मल कंडक्शन जो है सबसे ज्यादा कहां होगा? सॉलिड में, फिर लिक्विड में और गैस। तो गैस और एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि डेंसिटी कम है, तो मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो लेस फ्रीक्वेंट है, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी स्लो होगा। और आप डेंसिटी जितनी कम करोगे उतना जो है कंडक्शन कम होते जाएगा। ठीक है, और वैक्यूम बना दो तो कंडक्शन पूरी तरह से रुक जाएगा। इसी कारण से जो थर्मस फ्लास्क है, ठीक है, अगर आपने थर्मस फ्लास्क के डिजाइन को देखा है, थर्मस फ्लास्क आपके पास है तो आप देखना वो बाहर काफी बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर जो वॉल्यूम है, कैविटी है, वो बहुत छोटी दिखेगी। उसका कारण क्या है? ये कैविटी है उसके अंदर और ये फ्लास्क। जो फ्लास्क है और अंदर की जो कैविटी है उसके बीच के हिस्से को इवैक्यूएट कर दिया, मतलब वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम बनाने से क्या हो गया? वैक्यूम बना दिया तो अब हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से बाहर की तरफ नहीं हो सकता। ठीक है, आपने कंडक्शन को बिल्कुल रोक दिया, तो अंदर का हिस्सा अगर आप गर्म रखते हो, फॉर एग्जांपल उसमें गर्म चाय रखी है थर्मस फ्लास्क में, तो गर्म ही बनी रहेगी क्योंकि उसकी हीट बाहर जाने के लिए कोई मीडियम नहीं है, बीच में वैक्यूम है, स्पेस। बट फिर भी रेडिएशन के कारण हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, और इस कारण से धीरे धीरे वो ठंडा होते जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हम लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स is greater than that of non-metal because of presence of free electron in the metal. The free electron also transfers energy. They also participate in energy transfer, so they enhance the thermal conductivity of metal. So metals are more conductor than नॉन मेटल्स। ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जैसे अभी अगर विंटर की बात करें तो विंटर में सुबह सुबह बहुत ठंडा हो जाता है। आप घर के बाहर निकलो और दो तरह के ऑब्जेक्ट को टच करो। एक मेटालिक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कार है या कोई लोहे की रॉड है जो कि बाहर सराउंडिंग में पड़ी है, उसको टच करो, और एक वुडन ऑब्जेक्ट को टच करो, तो आपको मेटल का जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा ठंडा लगेगा। ठीक है, या इसका उल्टा, अगर हम गर्मी की बात करें, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दोपहर की, और उस वक्त आप मेटल को टच करो और वुड को टच करो तो मेटल ज्यादा गर्म लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडी में मेटल का टेम्परेचर कम है वुड से, या गर्मी में मेटल का टेम्परेचर ज्यादा है वुड से। टेम्परेचर तो दोनों के सेम है। ठीक है, बट एक्चुअल में डिफरेंस क्या आ रहा है? कंडक्टिविटी का। जैसे आपने मेटल को टच किया तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का फ्लो होगा, तो मेटल इज गुड कंडक्टर, तो लार्ज अमाउंट में हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। और वुड पुअर कंडक्टर है तो कम अमाउंट में ट्रांसफर होगा। आपको लगेगा कि मेटल ज्यादा गर्म है, बट एक्चुअल में
दैट इज द डिफरेंस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, इसी कारण से हम क्या करते हैं, जो वेसल हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं, उसका जो हैंडल है वो नॉन कंडक्टर से बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ या फिर वुड हुआ, जिससे क्या होगा कि वो हिस्सा उतना जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। ठीक, अच्छा एक और चीज मैं आपको कहूं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कंडक्टिविटी की, जैसा कि मैंने कहा गैस या एयर की कंडक्टिविटी पुअर है। यही रीजन है कि जो वूलन क्लॉथ होते हैं, ब्लैंकेट, ठीक है, या फिर रजाई, इनमें गर्मी बनी रहती है। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, स्वेटर, शॉल, कंबल, ये गर्म नहीं करते हैं, ये गर्मी को बनाए रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी वूलन क्लॉथ, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो वूल तो सिर्फ बाहर बाहर है, इसके अंदर पोर्स हैं, फाइन पोर्स, और पोर्स के अंदर एयर है। तो इस तरह से ये वूल है, फिर एयर का पॉकेट, फिर वूल होगी, एयर का पॉकेट। ठीक है, अब जब इसको हम कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी को कवर करेंगे, तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है 37 डिग्री सेल्सियस, और से सराउंडिंग टेम्परेचर कम है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हीट का ट्रांसफर होगा बॉडी से सराउंडिंग, बट बीच में जो मीडियम है उसमें मैक्सिमम पार्ट में एयर है, एयर की कंडक्टिविटी पुअर है, इसलिए स्लो ट्रांसफर होगा, और स्लो ट्रांसफर है इसका मतलब गर्मी को बना के रख रहा है, हीटिंग नहीं कर रहा है, वो गर्मी को बना के रख रहा है। ठीक है, तो वो एयर जो है उसकी कंडक्टिविटी को हमने यूज किया। अब देखो थर्मल कंडक्शन के लिए जो प्रोसेस होती है उसको अब हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और उसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे हीट ट्रांसफर के रेट का। ठीक, समझना, एक सॉलिड मेटालिक रॉड है, सॉलिड मेटालिक रॉड, इसको हमने आसपास से तो इंसुलेट कर दिया। ठीक, इस तरफ हमने गर्म पानी को रखा है, मतलब इस तरफ पानी है, बॉइलिंग वाटर, मतलब टेम्परेचर कितना होगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस पानी को लगातार हम गर्म कर रहे हैं, तो नीचे एक हीटर लगा है, ये हीटर इसको गर्म कर रहा है, इसके टेम्परेचर को बना के रख रहा है। ठीक है, और इस तरफ जो है समझ लो कि एक आइस का ब्लॉक रखा है, और लार्ज आइस ब्लॉक है इसे। ठीक है, एक बड़ा आइस ब्लॉक 0 डिग्री सेल्सियस। अब कंडक्शन कैसा होगा वो हमें देखना है, तो कुछ बातें हम समझ लें। सबसे पहला, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगा कोलिजन के कारण। अब कोलिजन में ऑन एन एवरेज जो गर्म हिस्सा है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है ठंडे हिस्से। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो एनर्जी ट्रांसफर है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। जितना अधिक टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना अधिक काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होगा, और उतना अधिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब समझना, मान लेता हूं कि ये जो रॉड है ये नॉर्मल टेम्परेचर दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस पे रखी है। ठीक है, पूरी रॉड अभी 30 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक, ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा बताओ, क्या इस वक्त रॉड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में हीट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा, क्योंकि पूरी रॉड 30 डिग्री पर है। ट्रांसफर कहां होगा? एक तो इस हिस्से में होगा और एक इस हिस्से में। इस लेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री है और इसके जस्ट आगे वाली लेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो 70 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। इस कारण से हीट का ट्रांसफर होगा।
मतलब एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, एनर्जी आगे चलेगी। ऐसे यहां की बात करें तो इस हिस्से का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और आगे है 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री का फर्क है। तो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और एनर्जी को आगे की तरफ भेजेंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? यहां पर एनर्जी रिसीव हुई है तो इस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहां ठंडा हुआ है हिस्सा, क्योंकि एनर्जी आगे दी है तो इस तरफ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये 30 से कम हो गया और यहां का हिस्सा जो है 30 से टेम्परेचर बढ़ गया। अब मान लो यहां टेम्परेचर बढ़ गया और बन गया 40 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, मैं एक टेम्परेचर बढ़ा के बता रहा हूं उसको, ठीक है? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो 40 है, पूरी रॉड का टेम्परेचर तो 30 था और ये हिस्सा ठंडा हो गया। मान लो अब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, इधर 0 हो। समझना इसका क्या फर्क पड़ेगा। अब सबसे पहली बात, ये हिस्सा गर्म हो गया, आगे वाले हिस्से से गर्म है, तो डेफिनेटली इनके बीच में भी हीट का ट्रांसफर होगा। और इस तरफ की बात करूं तो ये हिस्सा अभी भी गर्म है, बट टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, तो इधर से जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो कम हो जाएगा। पहले 70 डिग्री का डिफरेंस था, अब सिर्फ 60 डिग्री का डिफरेंस रहा है। अभी भी हीट ट्रांसफर होगी लेकिन कम होगी, ठीक? ये हिस्सा इसको एनर्जी देगा और ये कुछ एनर्जी को आगे भी ट्रांसफर कर देगा, आगे वाले हिस्से को भी कुछ एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरह से यहां देखें, इधर टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ तो हीट का रेट कम हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट वाली लेयर का टेम्परेचर 30 डिग्री, ये 20 है, तो इनके बीच में भी हीट ट्रांसफर चालू हो गया, तो ये लेयर ठंडी हो जाएगी। इस तरह से इधर हीट ट्रांसफर हुआ तो ये लेयर गर्म हो जाएगी। ऐसा कुछ समय तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो समझना लॉजिक, पहले रॉड यूनिफॉर्म टेम्परेचर 30 डिग्री पर थी, अब ये हिस्सा जो है इस तरफ का, इस हिस्से का टेम्परेचर कम होते जा रहा है, इस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक? ये प्रोसेस कब तक चलेगा सोचो। ये जो हीट ट्रांसफर है और हीट ट्रांसफर के कारण टेम्परेचर चेंज है, ये कब तक चल सकता है देखते हैं हम। कुछ समय के बाद अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन को देखें तो टेम्परेचर वेरिएशन कुछ ऐसा आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये रॉड, ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके ठीक ऊपर मैं ग्राफ बना लेता हूं। टेम्परेचर और इस तरफ एक्स, ठीक? ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में पूरी रॉड 30 डिग्री सेल्सियस पर थी, पूरी रॉड 30 पर थी, ऐसा ग्राफ था यहां। इस पॉइंट का टेम्परेचर 0 और इस पर 100 था, बाकी पूरी रॉड ऐसी थी। अब क्या होने लगा देखो, अब कुछ समय के बाद ये हिस्सा गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये हिस्सा ठंडा हुआ तो इसका टेम्परेचर कम होगा, तो ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट होगा कुछ ऐसे। फिर और हीट का ट्रांसफर होगा, बीच वाले हिस्से को भी एनर्जी मिलेगा। तो वो हिस्सा और ठंडा होते जा रहा है, ये हिस्सा और गर्म होते जा रहा है, ये प्रोसेस चलती जाएगी। एंड फाइनली हमें ये कंडीशन मिलेगी, इस हिस्से का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे लगातार टेम्परेचर कम होते जा रहा है, ठीक है? तो कांस्टेंट रेट से टेम्परेचर आगे की तरफ कम हो रहा है, ठीक है? अगर हम इस चीज को बनाएं तो ये ऐसा होगा कुछ।
टेम्परेचर लगातार कम होते जा रहा है, 100, 90, 80, 70, 60, इस तरह से फाइनली 0 पर पहुंचेंगे। अब समझना लॉजिक, जब ये स्टेट आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। अब इधर हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर के कारण आगे हीट का ट्रांसफर होगा, तो यहां 100 और 90 है, टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री, 10 डिग्री के कारण इधर हीट ट्रांसफर हुआ। अब ये हिस्सा आगे के हिस्से से गर्म है, यहां भी टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिफरेंस पर जब एनर्जी का फ्लो डिपेंड करता है तो आगे भी उतना ही ट्रांसफर होना चाहिए। तो जो एनर्जी इस गर्म पानी ने दी है वो एनर्जी का ट्रांसफर आगे हो जाएगा, आगे फिर 10 डिग्री का डिफरेंस, वही एनर्जी को वो आगे ट्रांसफर कर देगा, फिर 10 डिग्री का डिफरेंस, फाइनली ये आइस के पास पहुंच जाएगी। तो अब हो क्या रहा है बताओ, एक बार जब ये स्टेट पहुंच जाएगी तो उसके बाद उधर से एनर्जी का ट्रांसफर तो होगा, बट बिकॉज ऑफ सिमिलर टेम्परेचर डिफरेंस वो हीट आगे की तरफ फ्लो हो जाएगी, और हीट मिला फिर आगे की तरफ फ्लो हो जाएगी। तो सबसे पहले मीडियम गर्म होगा, गर्म होने के बाद में एक टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब है एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, और एक बार वो स्टेट आ गई तो उसके बाद हीट ट्रांसफर लगातार बना रहेगा। अब ये मीडियम एज अ ट्रांसमिशन चैनल की तरह बिहेव कर रहा है, आप इसको एनर्जी दो, ये एनर्जी आगे भेज देगा विदाउट एब्जॉर्प्शन। तो शुरू में मीडियम गर्म होता है, गर्म होने के बाद में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा, और उसके बाद एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जो मीडियम है वो सोर्स से एनर्जी लेगा और उसको ट्रांसमिट करके सिंक तक पहुंचा देगा। सोर्स से एनर्जी लिया, ट्रांसमिट करके सिंक तक पहुंचा दिया, ट्रांसमिशन चैनल की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद देयर वुड बी नो एब्जॉर्प्शन। क्या मेरी बात क्लियर है? कभी भी आप ये मत समझना कि पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, उसके बाद हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक, एक और बात जो समझना जरूरी है, तो कंडक्शन की प्रॉब्लम में इसी तरह से हम समझेंगे, एक सोर्स है और एक सिंक है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सवाल ये उठता है, यहां तक तो क्लियर हो गया हमें कि हीट का ट्रांसफर लगातार बना हुआ है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, लेकिन हीट कौन दे रहा है? ये पानी। तो पानी तो ठंडा हो जाएगा हीट देने के कारण, इसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। मतलब सोर्स है, दैट मीन्स सोर्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहां हीटर लगा के रखा है हमने, तो हीटर क्या कर रहा है? लगातार हीट को सप्लाई कर रहा है, यहां की कमी नहीं आने देगा। वो हीट रॉड को देगा, रॉड इस हीट को आगे ट्रांसफर कर देगा, ये पहुंचेगा सिंक के पास, तो सिंक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ हीट। तो यहां पर भी ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए कि वो टेम्परेचर बढ़ने से रोके। तो जो भी हीट मिल रही है उसको लगातार निकाल के बाहर करना होगा। अगर सिंक और सोर्स दोनों तरफ टेम्परेचर मेंटेन करने का कोई मैकेनिज्म है, तो स्टेडी स्टेट आने के बाद में जो हीट का फ्लो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये मीडियम बस हीट को ट्रांसफर करेगा और एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये जो चेंज हुआ है इन ग्राफ्स को या इन स्टेट को हम कहेंगे ट्रांजिएंट स्टेट, और ये जो स्टेट आई है इसको हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के बाद ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसको बना लो पहले। तो लिख लो आप एक स्टेटमेंट, इनिशियली द मीडियम gets heated, initially the medium gets heated because of absorption of heat, because of absorption of heat. After certain time a steady state is reached, after certain time a steady state is reached where steady state is reached where a temperature gradient is set up
where a temperature gradient is set up between source and sink. Temperature gradient is set up between source and sink. Because of that, there is no further rise of temperature at any point in the medium. There is no further rise of temperature at any point in the medium. And medium transfers heat from source to sink without absorption. And medium transfers heat from source to sink without absorption. ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चीज तभी हो सकती है जब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हो. अगर आप इधर हीटर हटा लेते हो या इस तरफ से हीट निकालना बंद कर देते हो तो पूरा मीडियम एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर आ जाएगा, हीट ट्रांसफर रुक जाएगा. दूसरी बात, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, स्ट्रेट लाइन बनाया है, ये इस तरह की यूनिफॉर्म रॉड के लिए तो स्ट्रेट लाइन होगा. बट अगर रॉड किसी और शेप में है, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर रॉड होती, ठीक है, इस तरफ का एरिया कम है, इस तरफ का ज्यादा है, तो उस केस में ये कुछ कर्व बनता. वो आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि ये जो अल्टीमेटली जो स्टेडी स्टेट पर जो ग्राफ बन रहा है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे.